सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। आज मेरे साथ सच बेधड़ के खास कार्यक्रम संघ और 100 साल में एक ऐसी ही शख्सियत से आपका साक्षात्कार होने जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, सांसद मदन राठौड़ जी की। मदन जी, ये जो पंक्तियाँ मैंने कही हैं ये आप पर तो खरी उतरती हैं, लेकिन जिस तरह के संस्कार आपको संघ से मिले, परिवार से मिले, आज उनकी बदौलत आपको मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको देखता हूँ, लगातार आपकी कवरेज करता हूँ, आपसे बात करता रहता हूँ, तो मैं देखता हूँ आपको इस वक्त भी कई विपत्तियाँ संकट आते हैं, आप बड़ी सहजता से उनका सामना करते हैं, आपकी मुस्कान हमेशा कायम रहती है। सबसे पहले मदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और मेरा पहला सवाल जो आपसे रहेगा, ये जो 100 साल की संघ की यात्रा है, जो संघ अपने 100 साल पूरे करने जा रहा है, एक पौधा जो आज वट वृक्ष बना है, उसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 विजयादशमी के दिन हुई थी और एक छोटा सा पौधा धीरे धीरे संस्कारों के आधार पर, राष्ट्रभक्ति के आधार पर और समर्पण के आधार पर ये खड़ा होता गया, पनपता गया और आज वो वटवृक्ष बन करके खड़ा है। दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसमें स्वयं की प्रेरणा से स्वयंसेवक जन सेवा के लिए समर्पित होता है, राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित होता है। यही भाव उसके मन में रहता है। यानी सब कुछ जो कुछ भी है वो स्वयंसेवक की खुद की प्रेरणा से, स्वयं की शक्तियों के आधार पर, स्वयं के संस्कारों के आधार पर, और इसमें कई ऐसे प्रचारक जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन केवल मात्र समाज को संगठित करना, समाज में अच्छे संस्कार पैदा हो, व्यक्तिगत चरित्र और राष्ट्रीय चरित्र इनका भी पूरा संरक्षण करते हुए, इनका प्रभाव बढ़ाते हुए, और ये संगठन सर्वव्यापी बन गया। और आज मैं सोचता हूँ कि समाज को प्रेरणा देने के लिए बहुत बड़ा संगठन यही एकमात्र खड़ा है। मदन जी, ये आपके हम सफ़र की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं लगातार आपको लेकर जब आपके लोगों को पढ़ रहा था, आपके लोगों से मैं चर्चा भी कर रहा था आपके जीवन यात्रा को लेकर। हालांकि मैं उस विषय बाद में आऊँगा कि किस तरह आप एक बहुत ही सामान्य परिवार से आए, कैसे आपने सफ़र जिया, लेकिन उससे पहले मेरा सवाल जो रहेगा, क्योंकि बात संघ की चल रही है, तो संघ से आपका जुड़ाव कैसे हुआ, संघ के संपर्क में आप कैसे आए? मैंने जब पढ़ना शुरू किया था बचपन में, पहली कक्षा जब पढ़ने शुरू की, तो उस समय जो हमें पढ़ाते थे वो स्वयंसेवक थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि खेलने के लिए आया करो शाखा में वहाँ। तो मैं भी शाखा में गया, तो खेलने के हिसाब से चलते चलते फिर हिंदुइज्म, राष्ट्रभक्ति और ऐसे ही प्रेरणादायी गीत भी होते थे, कार्यक्रम भी होते थे। प्रत्येक कार्यक्रम में यानी उस समय हर खेल से कोई ना कोई प्रेरणा मिलती थी। हालांकि समझ उस समय इतनी नहीं थी, लेकिन धीरे 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 संपर्क बढ़ता गया। फिर कार्यक्रमों में भाग लेते गए। चंदन जैसे कार्यक्रम भी हुए, जिसमें अपने घर से खाना टिफ़िन लेके जाना, फिर सबका खाना शामिल करके, मिला करके और सबका वितरण करना। एक ये हमको लगा कि ये एक ऐसा संगठन है जिसमें जाति भेद नहीं है, वर्ग भेद नहीं है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, सबको और समभाव। और इस फिर बाद में धीरे धीरे इसकी प्रार्थना, उसका अर्थ जानने लगे तो लगा कि ये तो राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत ये संगठन है और इस संगठन को शक्ति देना चाहिए। और फिर जुड़ते गए। फिर 64 में मैंने आईटीसी किया, 68 में मैंने ओटीसी किया प्रथम वर्ष। तो वहाँ कई महापुरुष अपना मार्गदर्शन देते थे, प्रवचन देते थे, उनका बौद्धिक होता था, चर्चाएं होती थी। तो उन चर्चाओं से भी हर बात में हमको लगता था कि नहीं, इस संगठन को तो ताकत देना चाहिए,
ये मजबूत होना चाहिए। फिर कुछ समय मैंने भी दिया, ये सब चलता रहा। उस वो इतने कम शब्दों में ख़त्म नहीं होगा वो। जो आप प्रचारक जब बने, तो प्रचारक बनने का भाव कैसे आया और कहाँ-कहाँ आप प्रचारक रहे? उस समय की कुछ घटनाएँ हम जानना चाहेंगे। किस तरह का आपका अनुभव रहा उस समय? देखिए 1972 नवंबर में मैं ओटीसी से आया लौट करके ना, तो उसके बाद फिर 1973 में परम पूज्य गुरु जी जो हमारे द्वितीय सत्संग चालक थे, उनका देहांत हो गया। तो हम बड़े भाव विभोर हो गए, सभी भावुक हो गए। मतलब वैसे वो मुझे जानते थे, नाम से जानते थे। मैंने 68 में जब ओटीसी किया तो मैं ओटीसी में शारीरिक में और बौद्धिक में दोनों में प्रथम आया था। तो अभी है हमारे वहाँ जो साथी थे जिन्होंने ओटीसी किया, वो भी है अभी। तो मेरी जो ही मैंने गुरुजी से रात को जब वो परिचय होता है, तो उस समय बचपन था मेरा, तो मैंने मन में इच्छा करी कि मैं परम पूज्य गुरुजी को बताऊं कि मैं फर्स्ट आया, प्रथम आया। बताने का कोई था नहीं कि कैसे बताएं। तो रात को जब परिचय हुआ, तो परिचय में नाम, स्थान और शिक्षा है तो शिक्षा या जो कुछ भी है तो वो, और दायित्व क्या है ये बताने का होता है। तो ये बता करके और शर्मा शर्मी में बैठते बैठते मैंने ज़ोर से बोल दिया, गुरुजी मैं ओटीसी में फर्स्ट आया। गुरुजी ने कहा खड़े हो। वापस खड़ा किया, मैं घबरा गया। मैंने कहा क्या गलती हो गई, नहीं बोलना चाहिए था, वहाँ तो तय है कि क्या बोलना है। लेकिन मैंने वो एक मन में बचपन का वो बाल्य भाव था, मैंने बोल दिया। उन्होंने कहा नाम बोलो। मैंने मदन बोला तो कि मद न उन्होंने संदेश दिया कि मद न। मैं बैठ गया। उसके बाद मैंने ध्यान रखा कि मद नहीं होना चाहिए। 2-3 बार जब कभी भी परम पूज्य गुरु जी के दर्शन हुए तो वो याद रखते थे, वो रात को फिर वही बोलते थे मद न। ओहो, भाव विभोर हो गया मैंने कहा परम पूज्य गुरु जी मुझे नाम से पहचानते हैं। फिर जब उनका देहांत हुआ तो बहुत हृदय द्रवित हो गया, जोरदार। उस समय हमको कहा गया कि आप कुछ समय संघ के लिए दो, परम पूज्य गुरु जी की इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपना कुछ समय निकालो। तो फिर मैंने 2 वर्ष देना तय किया। मैं 2 वर्ष के लिए संगठन को मजबूत करने के लिए जहाँ भी भेजा जाएगा वहाँ मैं काम करूँगा। तो मैंने काम किया। इतने में इमरजेंसी लग गई। इमरजेंसी लग गई तो अंडरग्राउंड होना पड़ा। हमको कहा कि आप आंदोलन चलाइए, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके परिवार को देखना, संभालना, उनको हिम्मत देना, जो गिरफ्तार हुए उनको भी कुछ संदेश देना कि चिंता मत करो, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, अपनी जीत होगी। ऐसा उत्साहवर्धक एक एटमॉस्फेयर तैयार करने के लिए हमको बताया गया। अंडरग्राउंड रहना ज़रूरी था। तो उस समय हमने वो सब काम किया और पाली ज़िले से 68 लोगों को हमने आंदोलन कराया, जेल भेजा, वो जेलें भरी। पीछे एक अखबार का संपादन भी किया था मैंने। अखबार यानी एक वो हम निकाल के और भेजते थे, वितरित कराते थे, पैम्पलेट नहीं, पूरा समाचारों से, क्योंकि उस समय सेंसरशिप थी। समाचार पत्रों में वो समाचार नहीं छप सकते थे, प्रेस सेंसरशिप थी। तो सत्य बातें आती नहीं थी अखबार में। तो सत्य बातें लिख करके हम 4 पेज का एक क्रांति दूत नाम से हमने एक प्रकाशन शुरू किया, जो जंगल में एक मशीन लगा करके और उससे वो निकाल करके साइक्लो स्टाइल टाइप का वो निकाल करके और हम वितरित करते थे। पर्चे हमारे स्वयंसेवक बांट देते थे, दुकानों के शटर के नीचे डाल देना, कहीं कहीं चिपका देना, ऐसे करके करते थे। तो वो भी हमने किया। एक हमने चलती फिरती आईटीसी भी लगाई थी, यानी बस के अंदर उसी दरमियान आईटीसी, हाँ 10 दिन की लगाई थी हमने। संघ पर तो प्रतिबंध लगा दिया था ना? लेकिन चलती फिरती यानी छुपे हुए वेश में। तो उसमें हल्दी घाटी में हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उसमें आए सरदार वेश में। तो मुझे पता नहीं था, मैं जानता नहीं था।
मैं नहीं जानता था कि ये कौन है, नाम तो बताते नहीं थे, मार्गदर्शन देने के लिए अपना बौद्धिक दिया और चले गए। तो हमको पता नहीं था कि ये कौन है। बाद में जब इनका फ़ोटो देखा, अभी इन दिनों में जब छपा था वो प्रधानमंत्री बनने के बाद में वो फ़ोटो, तो हमको भी याद आया, हमारे सारे साथियों को याद आया कि ये तो वही सरदार जी हैं जो सरदार वेश में आए थे और महाराणा प्रताप पर उन्होंने बहुत अच्छा बौद्धिक दिया था। उस समय की बात है। हमको नहीं पता था कि ये नरेंद्र मोदी जी हैं कि कौन है कि क्या है, हमको नहीं मालूम। और हमको नाम भी नहीं बताया करते थे उस समय। हल्दी घाटी, कभी हम आबू में, कभी अंबाजी में, कभी पालीताना में, कभी अपने हल्दी घाटी में, कभी रणथंभौर, ऐसे करके हमने यूँ अलग अलग एक एक दिन का चलती फिरती आईटीसी हमने लगाई थी। और उसमें कहीं पर लक्ष्मण सिंह जी आए थे, कहीं पर ब्रह्मदेव जी शर्मा हमारे उस समय के प्रांत प्रचारक जी थे। राजस्थान एक प्रांत था उस समय, कहीं पर वो आते थे, कहीं पर कोई दूसरे वक्ता आते थे। वो सब छद्मवेश में ही आते थे। तो पता, मतलब ब्रह्मदेव जी को तो मैं जानता था क्योंकि मैं प्रचारक था, लेकिन कई लोगों को हम नहीं भी जानते थे, लेकिन पूछने की कोशिश नहीं करते थे हम कि परिचय क्यों खोला जाए। एक दिन कायलाना में, जोधपुर कायलाना में, ऐसे करके ये चलता रहता था हमारा। तो ये सब किया। फिर इमरजेंसी हटने के बाद में मुझे यहाँ जयपुर उपजिला प्रचारक बना के भेज दिया था। तब मैंने मुख्यालय सांबर रखा था, सांबर में मैं रहा, यहाँ कार्यालय था हमारा। तो उस समय दौसा भी मतलब जयपुर ज़िले में था दौसा भी। तो दौसा एक अलग था, जयपुर महानगर अलग था, और रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जो है वो मेरे पास में था। मैं यहाँ प्रचारक भी रहा हूँ। चूँकि मेरी बचपन में शादी हो गई थी, इसलिए 79 में मुझे घर जाना पड़ा। 23 नवंबर 79, फिर वापस घर, क्योंकि वो जवाबदारियाँ भी तो थी ना पीछे से दबाव था। आपका मन था क्या और प्रचारक रहे आप? मेरा मन तो प्रचारक रहने का ही था, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियाँ हैं। मैं बहुत सामान्य परिवार से हूँ, अत्यंत सामान्य परिवार से। मेरे दादा दादी की एक दिन डेथ हो गई थी जब मेरे पिताजी 2.5 साल के थे। मेरे पिताजी जब 2.5 साल के थे, कोई बड़ा भाई नहीं था, कोई बहन नहीं थी, और मेरे दादा दादी की मृत्यु हो गई। दादी की अर्थी तैयार हुई और दादाजी की डेथ हो गई, दोनों की अर्थी साथ साथ निकली। तो परिवार में कोई बड़ा था भी नहीं। तो मेरे पिताजी को उनकी बुआ लेके गई, वहाँ पाल पोस के उन्होंने बड़ा किया। तो हम अत्यंत सामान्य परिवार से हैं। तो वो परिवार की जवाबदारियाँ जो ऐसी थी कि भाई उनका कौन देख रेख करेगा। तो फिर मैं अनुमति लेकर, वैसे 2 साल के लिए निकला था, तो अनुमति लेकर के वापस जाना पड़ा। उस समय पिताजी 2.5 साल के थे? नहीं, मेरे पिताजी 2.5 साल के थे। अच्छा, जब दादा दादी गुजर गए थे तो बुआ जी ने पाला आपके पिताजी को? पिताजी की बुआ ने पाला। ओके, पिताजी बुआ ने उनको पाला, बड़े हुए वो। फिर उन्होंने अब पाल पोस के बड़ा किया, खड़ा किया। तो ये ना अत्यंत सामान्य, यानी हमारी ज़मीनें कहाँ हैं वो भी पता नहीं। उस समय की बात है, बहुत पुरानी, मुझे तो कुछ भी ध्यान नहीं है। फिर वापस घर आया, गृहस्थी संभाली, आटा दाल का भाव पता चला कि कैसे क्या होता है। तो उस 99 के फेर में लगे, फिर टेक्सटाइल लाइन में मैं लगा, फिर माइनिंग वाले लाइन में लगा। फिर थोड़ा चूंकि संघ से निकट का संपर्क होने के कारण से राजनीतिक जो हमारे साथी थे वो भी हमको छोड़ते नहीं थे, तो उनके साथ भी लगना पड़ता था। ऐसे करके एक यात्रा चली हमारी। राजनीति में कैसे आना हुआ आपका? क्योंकि आपने कहा एक बहुत बड़ा, आपने कहा एक बहुत आर्थिक स्थिति परिवार की नहीं थी, उनको संभाला, प्रचारक जाने के बाद आपने उस परिवार को संभाला, लेकिन राजनीति में आपका पदार्पण कैसे हुआ? वो क्या घटना थी कि मदन राठौड़ जिस रूप में आज देख रहे हैं, वो पौधा कैसे रोपा गया जब आपका राजनीति में प्रवेश हुआ? वो क्या था कि उस समय जब कभी भी ये कांग्रेस के और ये हम सुनते थे ना, क्योंकि प्रचारक रहने के बाद घर लौटा तो वो बड़ी यूँ कांग्रेस के कारनामे और ये सब जब सुनते थे ना तो गुस्सा भी आता था। तो अब क्या करें, तो संघ के निकट का संगठन कौन सा है, तो वो लोग हमको पकड़ के ले जाते थे। फिर उन्होंने, हम भी रुचि तो थी संस्कार थे, तो निकट कौन है
जो हमारे भावनाओं को पनपा सकता है, प्रफुल्लित कर सकता है, राष्ट्र को जिस दिशा में हम ले जाना चाहते हैं उस दिशा में ले जाने वाला राजनीतिक दल कौन सा है। तो पहले जनसंघ, फिर इमरजेंसी में वो जनता पार्टी में विलीन हुआ, फिर इमरजेंसी के बाद में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, तो फिर हम भारतीय जनता पार्टी, लोग वही मतलब वो निकट के लोग थे तो वो पकड़ के ले गए, तो वहाँ बोले कि आपको तो यहाँ कोषाध्यक्ष बना देते हैं, कोषाध्यक्ष बना दिया। फिर बाद में मुझे जिलाध्यक्ष बना दिया, पाली में रहा मैं। फिर कोऑपरेटिव सेक्टर में भी गया, मैं कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन भी बना। धीरे धीरे ये रुचि भी बनती गई, निकटता भी आती गई, लोग भी साथ जुड़ते गए। फिर 2003 में एमएलए भी बन गया, फिर 13 में भी एमएलए बना, 8 में मुझे लड़ाया नहीं था, मैंने पार्टी का काम किया। हाँ जरूर, मैं आपको रोकना चाहूँगा क्योंकि उसकी बड़ी चर्चा हुई मदन जी, है ना। और हमारे तो क्या है कि एज ए पत्रकार भी बड़ा मन में वो अभी भी क्यूरियोसिटी रहती है, क्योंकि आप जब भाजपा कार्यालय आते थे, आपको ध्यान होगा, तो कई बार आपसे नमस्ते हुआ करती थी, तो हम पत्रकारों में बड़ी चर्चा होती थी ये घटनाक्रम क्या हुआ था, क्योंकि सुनने में आया कि मदन जी निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं, फिर पीएम मोदी का संदेश आया, तो ये आज भी मन में है। हालांकि काफ़ी हद तक आपने कई बार साफ भी किया, एक्चुअली हुआ क्या था मदन जी, आप मतलब वास्तव में हुआ क्या था वो घटना, आपकी टिकट काट ली गई, फिर हुआ क्या? देखिए, मैं 1993 में मैं कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन बना, जिला कोऑपरेटिव बैंक, पाली जिला कोऑपरेटिव बैंक। फिर 2003 में मुझे पहली बार, मैंने टिकट नहीं मांगा था, लेकिन जिसको टिकट दिया गया उन्होंने मना कर दिया, ओटाराम जी देवासी, जो उनको सुमेरपुर से टिकट तय हो गया था। फिर उनको सपना आया और स्वप्न में उन्होंने, माता जी चामुंडा ने कहा कि चुनाव मत लड़, तो उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, तो एंड टाइम पर मुझे भेज दिया। योगा योग में चुनाव जीत गया, 2008 तक विधानसभा में रहे, 8 में मुझे टिकट नहीं दिया, फिर भी मैंने पार्टी का काम किया, जो भी जहाँ भेजा वहाँ जाके काम किया। 13 में फिर मुझे टिकट दे दिया, तो मैं हाईएस्ट वोटों से जीत के आया उस क्षेत्र में। 18 में फिर मुझे टिकट नहीं दिया, तो भी मैंने पार्टी का काम किया। 23 में कहा गया कि अब आपको लड़ना है, मैंने कहा ठीक है, लड़ेंगे, लड़ लेंगे, दौरे करो, मीटिंगें कराओ, मैं मीटिंगें कराता रहा। फिर टिकट नहीं दिया तो थोड़ा सा एक मन में हुआ ऐसा कि यार, तो कह दिया था काम करो, और फिर हाँ, फिर नहीं दिया तो थोड़ा सा मन में भाव आया जरूर था एक बार। लेकिन मैंने जब नेतृत्व ने एक लाइन का जवाब, मतलब आदेश आया, मदन राठौड़, मैंने प्रणाम बोला तो बोले जाके विड्रॉ करो, मैंने 1 सेकंड नहीं लगाया, जाके विड्रॉ कर ली। आपके पास सीधा फोन आया था कोई, या मीडिएटर कोई आया था बात कराने आपसे? अब ये तो देखो, मुझे नेतृत्व का फोन ही था, तो आदेश था, तो फिर मैंने विड्रॉ कर लिया। मैंने ये भी नहीं पूछा कि, वापिस भी नहीं पूछने की हिम्मत ही नहीं कि कौन बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, कुछ भी नहीं। वो तो भाषा शब्द पहचानते हैं हम, तो आवाज़ भी पहचानते हैं, तो सीधा जाके। मोदी जी का ही फोन था? उसके बाद फिर मैंने पार्टी का काम किया, बिल्कुल जहाँ भेजा हुआ मैंने काम किया। इवन मैंने सुमेरपुर में भी जोराराम जी को टिकट दिया था, तो मैंने उनके लिए भी मीटिंग करी। 2-3 कार्य, ओम जी माथुर भी आए थे, उनके सामने भी मैंने मीटिंग करी। मतलब ये पार्टी के निमित्त राजनाथ सिंह जी के प्रोग्राम का मुझे प्रभारी बनाया गया था, तो वो भी मैंने किया, जहाँ भी भेजा गया किया, मतलब मन में कोई नहीं। उसके बाद मतलब 24 में मुझे राज्यसभा का सदस्य बना दिया, मुझे उम्मीद नहीं थी। अपन तो, मैंने कहा ठीक है, आप काम करो, मैंने काम किया, 24 में राज्यसभा में भेज दिया। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद में मुझे प्रदेश का ये दायित्व भी मुझे कल्पना नहीं थी। प्रदेश अध्यक्ष आप बने थे, तो चूंकि आप कह रहे हैं कि आपको तो सांसद का भी नहीं था कि मुझे बनाएंगे, लेकिन ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष आप बने, तो आपको कैसे पता लगा कि आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाना? क्या पहले ही आपको इंडिकेट दे दिया था? बिल्कुल, कैसे, आप बताइए, उसको जरा बताइए। मैं आपसे साफ कहूँ, कुछ भी नहीं पता।
कुछ भी मुझे तो ख्याल कल्पना होने का सवाल ही नहीं। राज्यसभा का भी मुझे नहीं पता था। मैंने सोचा कि अब चलो काम करना है हमको, तो हम तो सिपाही हैं, काम करेंगे। 23 की बात है, 23 में मैंने चुनाव में काम किया। 24 में एकाएक घनश्याम जी तिवारी का फ़ोन आया मेरे पास। 24 में मदन राठौड़ बधाई। मैंने कहा बधाई किस बात की दे रहे हो? तो बोले कि अरे तुम्हें पता नहीं तुम्हारा राज्यसभा का टिकट हो गया। मैंने कहा क्या बात करते हो, मजाक कर रहे हो मेरे से? मुझे नहीं कल्पना नहीं। बड़े बड़े लोग थे लाइन में, राजेंद्र जी राठौड़ थे, अरुण जी थे, अशोक परनामी जी थे, बड़े बड़ी हस्तियां थी। तो मैंने सोचा, मैंने कहा, फिर उन्होंने कहा टीवी चालू करके देखो। मैंने टीवी ऑन किया तो उसमें वो आ गए। तो पत्नी को भी नहीं बता सका, मतलब इतना क्योंकि लोगों के फ़ोन आने शुरू हुए तो पत्नी ने भी पूछा कि मेरे से छुपाया? मैंने कहा छुपाऊं क्या, मुझे पता ही नहीं, खुद को ही किसी को कोई कल्पना ही नहीं थी। उन्होंने बात क्यों छुपाया? आपका बात तो हुई होगी कॉल पे। लगा कि इसको पता होगा। अच्छा ओके, अच्छा उनको मन में ये था कि मालूम, मुझे बताया नहीं। कि मैं पता सवाल ही नहीं, हमको कोई कल्पना नहीं थी। लेकिन ये बात कि नेतृत्व देखता है, हर कार्यकर्ता की गतिविधि पर नेतृत्व की नज़र है। त्रुटि करता है तो डिरेल नहीं हो जाए, तुरंत ख्याल भी रखता है नेतृत्व कि हमारा ये कार्यकर्ता। देखिए, कार्यकर्ता को खड़ा करने में संगठन की बहुत शक्ति लगती है। उस कार्यकर्ता को तैयार करते हैं, प्रेरित करते हैं, संस्कार देते हैं, तो संगठन की ताकत तो लगती है। संघ है, संगठन है, तो वो अपने कार्यकर्ता का ख्याल तो रखते ही हैं। तो उन्होंने रखा, मुझे नहीं पता था कि वो रख रहे हैं। ठीक है चलेगा, ऐसा करके मैं मान के बैठ गया था। फिर जब ये हुआ तो फिर लगा मन में कि नहीं, देर हो सकती है, अंधेर नहीं है। ईश्वर के यहाँ भी और नेतृत्व के यहाँ भी। नेतृत्व भी बहुत संस्कारवान नेतृत्व है हमारा, तो वो सब चीज़ का ध्यान रखता है। हर कार्यकर्ता पर नज़र है उनकी। हम गलती करेंगे तो टोकेंगे भी, डांट भी पड़ती है, लाड भी होता है, दोनों बातें होती है। एक आंख में प्यार, एक आंख में क्रोध, ये रखता ही है नेतृत्व। गलत करेंगे तो फटकार भी पूरी होती है, तो होता ही है। अच्छा है ये संस्कार, ऐसे ही कार्यकर्ता तैयार होता है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहं, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहं। आपने कहा कि जब ये पहला कॉल आपके पास आया था घनश्याम तिवारी का, लेकिन जब प्रदेश अध्यक्ष बने आप, तब कैसे आपको पता लगा? क्या इसका पहले संकेत मिल गए थे आपको? नहीं, अब जब राज्यसभा में दे दिया तो फिर हम आगे क्या, और कोई अतीत तो होती है ना कोई चीज़ की, तो मांगने का तो सवाल ही नहीं, सोचना भी नहीं। मैंने तो कुछ नहीं, मैंने कहा ठीक है अब दे दिया है तो अपन काम करेंगे। उसके बाद लोकसभा के चुनाव आ गए, हम लोकसभा में काम करते रहे, काम करते करते, और फिर उसके बाद ये दायित्व मिल गया। तो ये दायित्व तो हम सोचते हैं कि सिपाही हैं, संगठन को लगता है कि यहाँ उपयोगी हो सकता है तो वहाँ लगाएंगे, वहाँ उपयोगी हो सकता है तो वहाँ लगेंगे। आपको कैसे मिली कि आप प्रदेश अध्यक्ष बन गए? प्रदेश अध्यक्ष का तो आपके माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से। ना कोई फ़ोन नहीं है, किसी का भी फ़ोन नहीं है। वो तो एकदम से पता चला, चैनल्स पर आया। पहले नाम कोई औरों के चल रहे थे, हमारे वरिष्ठ नेताओं के नाम चल रहे थे कि वो हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, वो हो सकते हैं। उसमें हमारा कहीं नाम नहीं था, और हमने भी सोचा कि चलो उनमें से कौन ठीक है, यूँ सोचते थे बैठे बैठे। हमारा तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि हमारा ही होगा। हम तो उन्हीं के बारे में विचार कर रहे थे जिनके समाचार पत्रों में आ रहा था। कई बार समाचार पत्र तो अपने अपने सोर्सेज होते हैं उनके, वो देते हैं, तो ये अलग ही दायित्व मिल गया। तो हम उसमें भी कोशिश कर रहे हैं कि नेतृत्व की अपेक्षाओं पर खरा उतर सकें, उनकी
अपेक्षा कोई हम आदेश मान के चलते हैं। खराब करने की बात की है मदन जी, मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ अभी भी ये कैसे कर पाते हो आप? जैसे 2-3 घटनाओं का बहुत लंबा इसमें जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि इंटरव्यू आपका इन विषयों पर है भी नहीं, लेकिन जैसे मैंने अभी एक आपकी कार्यकारिणी वायरल हो गई, इससे पहले एक जिला अध्यक्ष का भी एक मामला आ गया था कि उन्होंने भी एक बड़ी घटना हो गई थी, कुछ नाम का उल्लेख कर दिया था। लेकिन इस दौरान चाहे हाँ एक घटना को उल्लेख करूँगा क्योंकि एक आदत है कई नेताओं की जो आपको भी काउंटर किया, आप पर भी व्यक्तिगत हमले बोले गए, लेकिन आप विचलित नहीं हुए। ये मैंने बड़ा गौर किया आपको। इस वक्त भी आप जब ये हुआ क्योंकि आप दिल्ली थे शायद उस वक्त, आपके जिलाध्यक्ष की सूची आई थी तो बड़ा ब्लंडर हुआ, बड़ी चर्चा हुई कि ऐसा कभी होता है क्या, नेताओं के नाम लिख दिए सामने, जो भी है चर्चा हुई सियासी। फिर कुछ दिन बाद आपकी एक सूची वायरल कर दिया गया। उससे पहले मुझे अच्छी तरह ध्यान है आप शायद दिल्ली में थे तो आपको लेकर व्यक्तिगत हमला किया गया। तो मैं ये 3-4 घटनाओं को मैंने गौर किया मदन जी, तो मैंने पाया कि आप विचलित नहीं हुए, आपने बड़ी सहजता से उनका सामना किया और एक सही रास्ता कैसे संगठन के साथ कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चल सकते हैं वो आपने दिखाया। तो कैसे कर पाते हो आप ये? हमें तो बताया गया कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म करते जाओ, भावना शुद्ध होनी चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए। और जहाँ तक आप वायरल करने की बात करते हैं तो वो एक प्रस्ताव था, कोई सूची नहीं थी हमारी। जैसे कई प्रस्ताव देते हैं ना, हम विभिन्न नेताओं से भी, वरिष्ठ जनों से प्रस्ताव मांगते हैं कि आपका कोई सुझाव दो, तो सबके सुझाव को संकलित करके और फिर नेतृत्व निर्णय करता है। हमारे यहाँ परंपरा है ऐसी। तो वो एक का प्रस्ताव था, वो हमारी सूची नहीं थी। जो वायरल होने की बात कर रहे हैं ना, एक का प्रस्ताव था, जो प्रस्ताव देने के साथ ही उन्होंने शायद कहीं से वो लीक हुई होगी, प्रस्ताव था वो, उस पर ऊपर भी लिखा हुआ है प्रस्ताव। और मैं तो अंग्रेजी में करता ही नहीं हूँ, और मैं तो हाथ से लिखता हूँ, पीए से भी टाइप नहीं करा था। मतलब सूची हमारी वायरल होने का सवाल ही नहीं है। जहाँ तक वो एक जिलाध्यक्ष की बात आप कर रहे हैं, थोड़ी सी उनके यहाँ भी गलती हुई है, उनके स्टाफ से नादानी हुई थी, तो हमने उनको बहुत गंभीरता से लिया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारी सूची कभी भी वायरल नहीं हुई। बाकी तो अब हमले होते हैं और होना भी चाहिए। देखिए, राजनीति में हमारा जीवन जो है वो सार्वजनिक जीवन होता है, कुछ भी छुपता नहीं है, सार्वजनिक है और हमें छुपाना ही नहीं है। छुपाने लायक कुछ होना भी नहीं चाहिए, क्लियर होना चाहिए। छुपाने लायक योजनाएं हो सकती है कि कब उसको लॉन्च करना है, तो वो उसमें होता, बाकी नहीं होता है। हम कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, किससे मिलते हैं, ये सब सार्वजनिक है, इसमें कोई छुपाने वाली बात है भी नहीं। वर्तमान पे आ गया, लेकिन क्योंकि जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं उसमें 2 घटनाओं के भी मैं आपसे जिक्र जरूर करूँगा। थोड़ा सा शायद लगता है समय ज़्यादा हो रहा है। इमरजेंसी का जिक्र आपने कर लिया, लेकिन एक दौर आया था भारत के विभाजन का, जब 1947 में, क्योंकि एक लंबे संघर्ष के बाद हमारे त्याग बलिदान के साथ हमने एक सपना देखा, वो पूरा हुआ, आज़ादी हमें मिली। लेकिन उस वक्त आप भी, क्योंकि शपथ अधूरी है, रावी की शपथ अधूरी है, ये आप जब विद्यार्थी परिषद के कार्यकाल में कहते थे, लेकिन जो विभाजन हुआ उसको आप, क्योंकि अभी आपने विभाजन विभीष का भी मनाया, काउंटर भी किया विपक्ष ने, कि अब वो याद करने का क्या मतलब है, उस दौर में क्या था और संघ की क्या भूमिका उस वक्त? देखिए, संघ ने उस समय देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। हमारे जो आद्य सरसंघ चालक थे, उन्होंने भी अपनी पूरी ताकत इसी में लगा दी। कांग्रेस उस समय आंदोलन के रूप में था, कांग्रेस कोई राजनीतिक दल के रूप में नहीं। देश को आज़ाद कराने के लिए सब लोगों ने उसमें अपनी अपनी आहुतियाँ दी और सब ने योगदान दिया। हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी उसी में ताकत लगाई, और वो कांग्रेस ने जो मतलब जब उस पहली सरकार बनी थी तो उसमें वो मंत्री भी रहे। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस ने इसको केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए मतलब उपयोग करना शुरू किया, नेहरू जी ने। फिर उनका, नेहरू जी का अपना एजेंडा था जिसमें तुष्टीकरण को बहुत महत्व दिया गया। और जब विभाजन हुआ देश का, उस समय की विकराल स्थिति थी,
कि जिन्होंने अपने अरमान संजोए, मकान बनाया, संवारा, सुधारा, तैयार किया और एकाएक आदेश आया कि छोड़ के भाग जाओ, नहीं तो मार दिए जाओगे, तो वो कुछ भी लेके नहीं निकले लोग। जो कुछ भी हाथ में आया वो लेके, बच्चों को लेके निकले। उसमें से भी बच्चों को, बच्चियों को छीन लिया जाए, और क्या मतलब दुर्दान, मतलब क्या बताऊं मैं, उसके शब्दों में वर्णन भी नहीं किया जा सकता। उनके मन की स्थिति क्या रही होगी। उस मकान पर दूसरा कब्जा कर रहा है, वो शरणार्थी जीवन जीने को मजबूर हो रहा है। तो विभीषिका है वो हम इसलिए याद दिलाते हैं दुनिया को कि एक रहो, नेशन फर्स्ट की भावना से रहो, संगठित रहो। सीमांत क्षेत्रों में भी या कहीं भी ऐसे दुर्दिन किसी को देखने नहीं पड़े, इसलिए सब संगठित रहो। राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से एक रहो। देश एक रहा तो हम भी सुरक्षित रहेंगे, राष्ट्र सुरक्षित रहा तो हम भी सुरक्षित रहेंगे, हमारे हाल औलाद भी सुरक्षित रहेगी, अरमान भी जिंदा रहेंगे। इसलिए हम ये संदेश देने का काम करते हैं, अदरवाइज कोई नहीं। दूसरा सबसे बड़ी बात यही है कि नई पीढ़ी को ये पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ था। आज भी हो रहा है, बंगाल में हो रहा है, हमारे लोगों को भागना पड़ रहा है। कश्मीर के शरणार्थी, कश्मीर के पंडितों को हिंदुस्तान में अन्य जगहों पर शरणार्थी जीवन जीना पड़ा, तो उनके भवनों पर लोगों ने कब्जे कर लिए थे। तो ये बातें तो दुखित तो करने वाली है ना। तो ये याद दिलाने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है। सावधान रहो, संगठित रहो, एक रहो, ये संदेश देने का काम करते हैं। ये मैं सोचता हूँ कि ज़रूरी है। कश्मीर आपने जिक्र किया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान की बात यहाँ ज़रूरी है, क्योंकि जब धारा 370 आपने हटा दिया, आज ये खुशी की बात है कि आज उसको हटा दिया, लेकिन एक लंबे समय तक आपने संघर्ष किया। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान का तो घटनाएं मुझे याद आती है, बीजेपी वाले भावुक भी हो गए थे। दरअसल क्या मानते हो आप उस समय, क्या जब, क्योंकि अपने ही देश का हिस्सा, अपना मुकुटमणि हम कश्मीर को कहते हैं, फिर ये हालात कि वहाँ जा नहीं पा रहे थे, अपना तिरंगा नहीं फहरा पा रहे थे, ये हालात रहे लंबे समय? तिरंगा फहराने में मैं भी गया था, मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में। उसमें मोदी जी भी थे, लेकिन हमको नहीं पता था उस समय कि मतलब हमारा आपस में इतना संपर्क ही नहीं था। मोदी जी ही उसमें मुरली मनोहर जी के साथ में थे। मैं भी था, तो हमको वहाँ छुप के रहने के लिए, मतलब बस में, प्लेन से ले गए थे, फिर बस में कहा कि झुक के बैठो, खिड़की में से गोली आ सकती है। और वास्तव में एक खिड़की में से वो एक क्रिस्टल मेरे कॉलर में घुस गया था, बिल्कुल। और वो क्रिस्टल जो है, टुकड़ा कांच का, वो मेरे कॉलर में घुसा, तो कॉलर में नीचे वो चीरता गया। जब हम वापस लौट के आए तो मुझे वहाँ हॉस्पिटल में ले गए, पठानकोट में, मिलिट्री के हॉस्पिटल में। वो पूरा मोजों में भी खून आ गया था, वो पूरा खून उतर कर। उस समय तो मैं बताऊँ आपको कि 2 घटनाएं ऐसी हुई। एक तो फाजिल्का में हुई। फाजिल्का में एक छाता, उत्तर प्रदेश की एक छाता विधानसभा के किशोर श्याम सिंह जी एमएलए थे। तो वो उनकी बस आई थी, एक हमारी बस थी, हमारी बस पीछे थी, उनकी बस हमसे आगे थी। और उनकी बस में 6 लोगों को मार दिया गया गोलियों से। आतंकवादी आए थे मिलिट्री के वेश में और जिप्सी में, और उन्होंने उनको भून दिया था। जब हमारी बस वहाँ पहुँची तो हमने उनकी लाशें देखी वहाँ फाजिल्का में। उसी घटना का ही है, पहले की घटना ही है। तो वहाँ किशोर श्याम सिंह जी, मैं नाम बता रहा हूँ, छाता, उत्तर प्रदेश में छाता एक विधानसभा है, उसके एमएलए थे वो, मथुरा जिले में ही है। तो वो तो क्या है कि बच कैसे गए कि उनके अंगरक्षक ने काउंटर फायर किया, तब आतंकवादी भाग गए। उसके बाद हमारी बस वहाँ पहुँची तो हमने वो सब लाशें देखी अपनी आंखों से। तो ये सब उस समय का तो बड़ा हमको भी लगता था। वो वहाँ जब प्लेन से उतार करके जब वहाँ ले गए ना लाल चौक में झंडा फहराने के लिए, उस दरमियान तो कार वो खिड़की पर लगा, हमारे किसी के नहीं। हमारे साथ तो हमारे गुमानमल जी लोढ़ा भी थे, वो भी हमारे साथ थे। और एक वो अमृत जी थे नेता, तो वो
वो कांच एक टुकड़ा छोटा सा यहाँ घुस गया कॉलर में, क्योंकि झुक के बैठते हैं तो ये कॉलर ऊंचा रहता है, इसमें घुस गया। ये बात भी अगर आप झुक के नहीं बैठे होते तो इसका मतलब ये बहुत कुछ भी, हाँ वो मेरी खिड़की पे नहीं और की थी, लेकिन कांच का टुकड़ा मेरे इसमें घुसा और वो नीचे चीरता गया। राष्ट्रगान गाया इतनी देर तक, तो वो धीरे धीरे उतर रहा था पीछे, कांच खून बह रहा था जो। टुकड़ा उतर रहा था। मैंने कहा वो कांच मन दिमाग में तो था ही, जल्दी से हुआ। फिर वापस लाके मुझे हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पर वो फिर टिंचर बेंजाइन वगैरह वो कुछ लगा करके फिर तैयार करके वापस भेजा। कई घटनाएं हैं इमरजेंसी की। तो डॉक्टर साहब, आपने दो घटनाओं का जिक्र किया कि आपसे जब मोदी का सामना हुआ 2 बार, मतलब 2 बार आपका, एक तो पहले सरदार वेश में मिले, एक यहाँ आप जम्मू कश्मीर में मिले। उस समय हम जानते नहीं थे, हमें पता नहीं था। हमें पता तो तब चला जब आदरणीय अडवाणी जी के वो जो यात्रा हुई ना, उस यात्रा में ये प्रमुख रूप से थे, तो मैं देख के गर्व करता था उस समय कि हाँ ये कोई नेता है। इनकी दबंगाई, इनका वो माइक पर जो संचालन, अनाउंसमेंट, वो जो कुछ भी था ना, बड़ा गर्वीला था। मतलब हमको यूँ लगता था कि हाँ नेता कोई साथ में अडवाणी जी के साथ लगा। फिर बाद में पता चला कि ये तो वही है जो ओटीसी में हमारे उसमें थे। तब और निकटता वो ऐसा लगा। फिर देश के प्रधानमंत्री बने तो वो सारी स्मृतियाँ पुरानी आई। आपका सीधा साक्षात्कार कब हुआ मोदी से, जब बिल्कुल आप पहचानते हो कि हाँ, या आपको पहचाने लगे? तो एक हमारे यहाँ एक फालना में एक धर्मशाला का उद्घाटन था, उसमें ओम जी माथुर इनको लेके आए थे। ये क्या थे, सीएम थे, क्या थे? उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। फिर उसके बाद एक सेवाड़ी में, मेरे पाली ज़िले में एक सेवाड़ी में मंदिर था, उस मंदिर के उद्घाटन में वो आए थे। तब वैसे फालना में आए तब भी हमारा परिचय हुआ। फिर वहाँ सेवाड़ी में एक मंदिर के उद्घाटन में आए तब भी हम साथ ही थे। और ये जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, फिर गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो मैं कई बार 5-6 बार मैं मिलने गया, कोई किसी गुजराती के काम से संबंधित। एक इन्होंने अनशन किया था, तब मैं कुशल क्षेम पूछने के लिए गया था। तो ये हाँ, तब ये राजस्थान के पूछते थे कैसे ठीक है वगैरह वगैरह, सारी पारिवारिक वगैरह सब थी। तो हम गर्व करते थे कि ये हमारा। एक लास्ट क्वेश्चन के साथ मैं करूँगा कि अब आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और आप उन्हीं संस्कारों की बदौलत आगे बढ़ रहे हैं जो परिवार ने आपको दिए, संघ ने आपको दिए। एक बड़ा, इन दोनों बड़ा मुद्दा है, आप कैसे मानते हैं कि संघ के संस्कारों से क्या हम निकल पाएंगे? एक टैरिफ का एक मुद्दा चल रहा है जो अमेरिका बार बार धमकी दे रहा है। इस पर चर्चा इसलिए लाजमी हो जाती है क्योंकि हम सब इससे प्रभावित हो रहे हैं, खासकर विपक्ष निशाना साध रहा है। लेकिन एक नेता है जो बिल्कुल अड़िग है और वो भारत को झुकने नहीं देने की, जो उन्होंने सबसे पहले कहा था ना, झुकने नहीं दूंगा, बिकने नहीं दूंगा, वहीं ऐसा लगता है कि इस मामले में पूरी तरह से अड़िग खड़े हुए हैं। देखिए, मोदी जी की सोच विलक्षण है। मैं बता दूं आपको, मैं कोई मेरे परिचित हैं इसलिए नहीं कह रहा। वास्तव में 1000 साल बाद ऐसा व्यक्ति मिलेगा, मैं बता दूं आपको, हजारों वर्ष बाद। जीवन अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं है, सब कुछ है वो दुनिया के लिए, देश के लिए। ये हर काम, प्रत्येक काम ये राष्ट्रभक्ति से, मतलब राष्ट्र के निमित्त ही करते हैं। अब दृढ़ इच्छा शक्ति है, इनको सब समझ है। मैं बताऊँ आपको, देखिए ये अपडेट रहते हैं शुरू से, मैं शुरू से जानता हूँ। जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री से पहले, जब राष्ट्रीय महामंत्री संगठन थे, हिंदुस्तान में लोगों के पास मोबाइल नहीं था, इनके पास वॉकी टॉकी थी। ये मतलब, और हमको भी लगता था कि ये क्या चीज़ है लेकिन ये अपडेट रहते थे, दुनिया की सारी जानकारी इनको है। जब अटल जी ने पोखरण परमाणु विस्फोट किया था तो आर्थिक प्रतिबंध लगे थे, लेकिन परवाह नहीं की और सफल हुए, उसमें भी सारे प्रतिबंध भी हटे। अभी जो टैरिफ लगा, इसका भी तोड़ उन्होंने तत्काल इमीडिएट सोच लिया
कि क्या होना चाहिए। अपने एक एक को जहाँ जहाँ भेजना चाहिए वहाँ भेज भी दिया। किसी को चाइना भेज दिया, किसी को जापान भेज दिया, किसी को कहीं रूस भेज दिया। वहाँ जाकर के उन्होंने वो सब रचनाएं तैयार कर दी, आधार तैयार कर दिए। आधार तैयार करके और वो खुद भी अब चले गए। उस आधार के साथ व्यवस्थाएं कर दी कि हिंदुस्तान का उद्यमी अपना उत्पाद कहाँ पर बेच सकता है जहाँ उसको रेवेन्यू मिलेगी, लाभ होगा। उद्यमी को तैयार कर दिया कि तुम्हें किस प्रकार से अपने उत्पादन में नवीनता लानी है। अब जैसे आज मन की बात होगी तो उसमें भी कई चीज़ें आती है। ऐसे ये तोड़ तैयार है इनके पास, हर विषय का तोड़ तैयार है। इसलिए देश के नागरिकों को भी पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये नेता कुछ करेगा ही, ऐसा कुछ करेगा कि हमारे सम्मान की भी रक्षा होगी, हमारे उद्योग भी पल्लवित होंगे, प्रफुल्लित होंगे, हमारा जो प्रतिभाएं हैं वो भी, और उनको उचित अवसर भी मिलेगा। और टैरिफ, अब देखिए हमारी सेनाओं को भी कितना सुसज्जित कर दिया। सब काम मोदी जी बहुत सोच समझ के करते हैं और पूरी टीम है इनके पास। इनके पास ऐसे कई लोग हैं जिनको कुछ नहीं चाहिए, केवल इनकी सफलता चाहिए, यानी उनको खुद पद नहीं चाहिए। ऐसी टीम है इनके पास। वो टीम योजनाएं बनाना, सोचना, जानकारी एकत्रित करना, दुनिया की देना, पहुंचाना चाहिए, कुछ नहीं, परोक्ष रूप से इन तक पहुंचाना। ऐसे समर्पित, ऐसे विलक्षण बुद्धि के लोग, समर्पित लोग, यानी बुद्धि भी तीक्ष्ण है उनकी, समर्पण भी पूरा है, बदले में कुछ नहीं चाहिए, इनकी सफलता चाहिए, देश की सफलता चाहिए, देश का समग्र विकास कैसे हो सके इसके लिए प्लानिंग करना, योजना बनाना। ये अच्छा, ये खुद भी इतने तेज हैं, क्या कौन व्यक्ति आया है और वो क्या बोलेगा इनको पहले से पता है। मैं भी कई बार गया हूँ, सोच समझ के पन्ना लेके जाता हूँ, लेकिन सब भूल जाता हूँ इनके सामने जाते ही वो सब अलग ही हो जाता है। बहुत तेज है, एकदम से पकड़ते हैं और कठोरता से बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि आ गया तो आओ भाई बैठो वगैरह वगैरह, कुछ नहीं है। हाँ, कुछ नहीं, एकदम से दृढ़ता से, कठोरता से। और हमको बोलने का काम मौका है, वो पूछते हैं वही जवाब देना होता है वो एकदम से उनके पास में, एकदम जैसे कोई नाम गया तो पहले से पता है कि मुझे, अच्छा ये आ रहा है, किस लिए आ रहा है, तो वो उनके पास सारी तैयारी है। बहुत अलग ही टाइप का आदमी है। एक लास्ट अयोध्या का जिक्र रह गया मदन जी, उसके बिना तो फिर हमारा इंटरव्यू भी अधूरा रह जाएगा, क्योंकि ये संघ की यात्रा का एक बड़ा अहम पड़ाव है, आपकी भाजपा का ही पड़ाव है देश का। यदि आप पूछोगे तो देखिए कि नरहोली थाना में हमें गिरफ्तार किया था। पहला आंदोलन जो था जिसमें मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तो हम लोगों को नरहोली थाने में, उत्तर प्रदेश के मथुरा के नरहोली थाना, मथुरा जिले में, मथुरा जेल में हमको बंद किया है। इमरजेंसी की भी एक घटना है। इमरजेंसी में मेरा ये हाथ पे नाम लिखा हुआ था, तो अंडरग्राउंड रहना था, तो ये मदन राठौड़ लिखा हुआ था, तो हमने वो ये साधारण ये कटवाया। हाँ, यहाँ नाम लिखा हुआ था। और काटने वाला भी कैसा था, वो इंटर्नशिप का डॉक्टर था, मतलब MBBS करके इंटर्नशिप नहीं करते हैं, वो हमारे सृष्टि कुमार गर्ग पंजाब के थे, वो जोधपुर से MBBS किया और मेरे पाली में ही इंटर्नशिप कर रहे थे अंडरग्राउंड। तो उन्होंने कहा आप भाई साहब आप पकड़े जाओगे, ये नाम से वो थोड़ा थोड़ा है, लेकिन नाम मदन राठौड़ था यहाँ, तो उन्होंने उसको काटा। तो मेरा हाथ जिस व्यक्ति ने पकड़ा था वो चैन सिंह राजपुरोहित, अभी भी है यहाँ, एडिशनल SP से रिटायर हुए वो उस समय हमारे साथी थे। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और इन्होंने यूँ काटा, तो काट के यूँ यूँ चीरा, वो बेहोश हो गए, पकड़ने वाला बेहोश हो गया, लेकिन मैं दृढ़ रहा। फिर साधारण सुई धागे से 13 टाँके लगे। हटाने में 13 टाँके लग गए इसको। 13 टाँके है ना, देखो आप गिनो, 13 टाँके। लेकिन पूरा नाम मिटाया उन्होंने। नाम
मिटा दिया, चमड़ी काट के ले ली अलग से और टाँके लगा दिए, फिर इसकी प्लास्टिक सर्जरी करके और ये कर दिया। तो ये हिम्मत तो है शुरू से ही, हिम्मत की तो कोई कमी नहीं। बोलो मैं सुन नहीं किया था, ये बिना सुन किए काटा। हाँ, बिना सुन किए, सुन करने के वो तो इंटर्नशिप के थे, वो तो दर्द तो बहुत हुआ होगा। दर्द हुआ लेकिन मैंने सहन किया। बहुत पिटाई हुई थी वहाँ अंदर होली थाने में। अच्छा, जेल में मतलब टॉर्चर भी किया आपको? अंदर होली थाने में मेरे तो कानों पे तार लगा के डायनुमा से करंट लगाया था। हमारे दादा भाई थे, हमारे राजस्थान के कार्यवाह थे, पूरे प्रांत कार्यवाह थे दादा भाई, वो भी हमारे साथ थे। मैं वाहिनी प्रमुख था। तो ये पवन शर्मा यहाँ का जो पहले महापौर रहा है ना जयपुर का, वो भी हमारे साथ था। उसकी भी पिटाई हुई, वो भी अभी मिले कुछ दिन पहले। हम सब साथ में थे, कई लोग उसमें साथ थे। पाली के भी लोग थे, पुष्प जैन, गंगा सिंह, आज भी है पुष्प जैन जो सांसद बने, वो भी साथ थे हमारे। गिसूलाल जी पारक थे, कई लोग, सबको गिरफ्तार किया। रात ठंडी घास पे बिठाए रखा, फिर एक एक की पिटाई की। अडवाणी जी के खिलाफ बोलने के लिए प्रेरित किया, हम नहीं बोले, हमारी पिटाई हुई। मुझे तो कहा ये नेती है, इसको अंदर ले जाओ स्ट्रांग रूम में। स्ट्रांग रूम में ले गए, कानों पे तार लगा के डायनुमा से करंट लगाया। हम तो करंट पी गए, कुछ नहीं हुआ। अरे कई घटनाएं हैं हमारे तो जीवन की। तो जी, वो संघर्ष और एक आज भव्य राम मंदिर देखते हैं, कैसा लगता है? बस ये मोदी जी ने कमाल किया, एक जागृति पैदा की देश में, आम नागरिक की भावनाओं का सम्मान किया। चाहते थे कि भगवान राम के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बनना चाहिए, भव्य मंदिर बनवाया। हम सब दर्शन पाक करके सौभाग्यशाली हैं। बहुत एक धरोहर बन गई ऐसी। पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और वो सोमनाथ मंदिर बनवाया था, ये दूसरे पटेल ने ये बनाया। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे मदन राठौड़। मद ना गुरु गोलवलकर की वो सीख आज भी उनके राजनीतिक जीवन में हम साफ देखते हैं। कभी मद करते हुए हमने नहीं देखा, और उस सीख को वो आज भी अपने राजनीतिक जीवन में, अपने चरित्र में देखते भी हैं, और उन्होंने उसको इस तरह अपने अंदर आत्म साक्षात्कार किया, या मैं कहूँ कि ग्रहण किया, कि जीवन के तमाम मोड़ आए हों, चाहे उनको बड़ा पद मिला हो, संघर्ष किया हो, लेकिन उस सीख को आज भी अपने जीवन में लागू रखते हैं। एक और हस्ती के साथ आगे कार्यक्रम में मुलाकात होगी, इसके साथ हम विदा लेते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर।